यस। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है, ठीक है बच्चे, दोबारा ये ना आपका जो चैट बॉक्स है ये क्लास में आंसर करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, डाउट पूछने के लिए, ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। डू नॉट स्टार्ट मैसेजिंग एवरीथिंग हियर, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड हियर, और ये रिकॉर्डिंग में जाता है, आपका चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड होता है। तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जो आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं। हर बार के लिए टोकना जरूरी नहीं होता है, कुछ आपको खुद से भी दिमाग लगाना होता है कि क्या किस तरह क्लास में बिहेव किया जाए। जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द क्लास ऑन ऑनलाइन मोड्स, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि यहाँ क्लास चल रही है? कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा? किसी का माइक अनम्यूट हो जाता है बिना वजह, कोई हल्ला गुल्ला करना स्टार्ट हो जाता है, बेमतलब का आप लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं। Try to behave as if you are in the classroom itself, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा if you are attending online classes। बच्चे, जो क्वेश्चन लास्ट क्लास बताया था उसमें अगर किसी और को भी डाउट है तो दे कैन आस्क। आपका जो क्वेश्चन है जिसने भी डाउट पूछा है, द साउंड्स दैट, आपको बताना है कि जो पोएट है वो कौन सा साउंड हमें सुनाना चाहता है, ठीक है? जो फर्स्ट पैराग्राफ है पोएम का, उसमें लिखा हुआ है दैट इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू बी साइलेंट, ठीक है, वो जो स्टैंड स्टिल वाला लाइन है, उसके बाद अगर ये बोला जा रहा है कि अगर आप खुद को थोड़ा साइलेंट होने का यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आप थोड़ी देर शांत होकर रहें, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि समुद्र की जो वेव्स आ रही हैं, जो ओशियन की, जो सी की जो वेव्स का एक साउंड होता है, और वो साउंड शायद आपको सुनाई दे जाए। इट विल बी फ्लोइंग थ्रू योर ईयर चैनल लाइक अ रिवर। वो जो थे, जो पोएम पढ़ाया था, उसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड एंड आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सी द थिंग इज कि चैप्टर तो नया है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ नॉवल, ठीक है? एक नॉवल स्टोरी जैसा है, ठीक है? तो आपको, द थिंग इज कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो इसको समझाने में कम से कम आपको 4 से 5 दिन पूरे लगेंगे, ठीक है? होल 5 hours or 6 hours it will take for me to explain each and everything in this chapter. Yes, Arpit? मैम, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचर में टोटल ना करेंगे एक्सप्लेन? हाँ, टोटल आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक मैंने बताया था क्या क्या चीजें, मतलब वहां पर नेचर से रिलेटेड क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है? जो स्विंग साउंड ऑफ द सी है, ठीक है, या फिर लीपिंग लाइट है, इस तरह के जो नेचर से रिलेटेड चीजें वहां पर लिखी गई हैं, उसके बारे में आपको बताना है। उसमें मैम एक और क्वेश्चन है, सराउंडिंग अब लिख कर 1 minute, let me open up the PDF for you. अब लिख कर सराउंडिंग्स भी लिखा हुआ है उसमें मैम। 1 minute, just let it open, okay? एंड अगर नेटवर्क का कोई इशू हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ऐसा नेटवर्क स्लो हो जाए या ऐसा कुछ ना दिखे, तो वॉइस अगर मिसरेड हो जा रही है, ओवर प्ले हो जा रही है, तो ये सारी चीजें, आप डिले हो रहा है तो बता दो। यस, विच वन? मैम सबसे लास्ट 8 नंबर। दिस नेचर एंड स्लैश सराउंडिंग, बोथ द थिंग्स आर सेम बच्चे। यहाँ पर नेचर और उसका सराउंडिंग मतलब जो है उसके गिरा अराउंड हुआ। क्या चीजें हैं, सराउंडिंग मतलब उसके, क्योंकि वो बीच के पास ही है तभी उसने ये पोएम लिखी है या डिस्क्राइब किया है ये सारी चीजें। तो अपने सराउंडिंग में या फिर नेचर में जो भी चीजों को उसने डिस्क्राइब किया है पोएम में, उन सभी चीजों को आपको लिखना है। एंड यू आपको मेंशन कि किस तरह डिस्क्राइब किया है, सिर्फ उतना ही मेंशन करना है। ओके मैम। क्वेश्चन? नो मैम।
Alright, if you have any other doubt, you can go ahead and ask me. ठीक है, ऐसे भी ये वाली क्लास मैंने डाउट क्लास ही रखी थी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का डाउट तो होता नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं हैं. जो पढ़ेंगे वही डाउट्स लेके आएंगे, या फिर जो पढ़ रहे होंगे उसी टाइम वो लोग डाउट पूछ लेते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं. See, the next chapter जो है आपका, that is the country of the blind. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ही एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक्सप्लेन कराते हैं, so that you understand each and every line that the writer is trying to tell you. ठीक है, और ये पोएम सॉरी ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा. जब मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, कोई वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, आप नोट्स बनाएंगे. नोट्स बनाना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, इसके लिए कम से कम हमें 6-7 दिन अच्छे से लगेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन देने में, और दोबारा रिपीट करना मुश्किल होगा, इसका रिवीजन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन में दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसे. यस सिकंदर. Good evening, ma'am. Ma'am, could I ask something related with my college? Okay, your last class question. Yeah, I remember your question. No, ma'am. I think you are not getting my question. I just wanted to say if can I express my view, some view are about college. Okay. If this class is going on online mode, then convert into offline. On YouTube. Yes. Disconnect that, ma'am. इसको online थोड़ा देर के लिए. Ma'am, he wants to say that please keep the recording off. Yes, ma'am. Okay. तो as I was telling, आपका जो next chapter है, ठीक है, next chapter में द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो उसको समझाने में अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. एटलीस्ट 6 to 7 क्लासेस हमें देने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए. एंड इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं रिवीजन नहीं करवा पाऊंगी जिस तरह मैंने पढ़ाया है. ठीक है, रिवीजन में मैं सिर्फ समरी दे सकती हूँ या फिर बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन के आंसर बता पाऊंगी, उससे ज्यादा रिवीजन हम इसका नहीं कर पाएंगे. तो आई एम गिविंग इट अराउंड 8 क्लासेस फॉर दिस चैप्टर. सिर्फ 8 क्लासेस मैं दे पाऊंगी इस चैप्टर को. तो हर एक क्लास आप सारे अटेंड करें. अगर बीच में छूट जाता है तो वीडियो जो है वो देखिए जाकर, क्योंकि अगर बीच में कहीं छूट जाएगा तो उसके बाद फिर एक्सप्लेन करना उस पार्ट को डिफिकल्ट होगा. I cannot go back and explain, keep on explaining. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बता रही हूँ, जो नहीं अटेंड कर पाए हैं आज क्लास उन्हें भी बता दीजिएगा. अगर छूट जाता है तो दोबारा रिपीट करना मुश्किल होगा ये चैप्टर. ठीक है. All right, so I'm going to go ahead and share the screen with you. चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज ये जो स्टोरी है ये H.G. वेल्स ने लिखी है. ठीक है, H.G. वेल्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं. ठीक है, H.G. वेल्स के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं, और आई कैन गिव यू अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट H.G. वेल्स. सी H.G. वेल्स के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि H.G. वेल्स जो हैं वो इस तरह के राइटर थे. ही वाज द टाइप ऑफ राइटिंग ही डिड वाज फिक्शनल. ठीक है, साइंटिफिक फैंटेसी या फिक्शनल इस तरह के वो राइटिंग करते थे. ठीक है, इसका मतलब क्या, ऐसी चीजें जो दुनिया खुद से इमेजिन नहीं कर सकती है. ठीक है, और उस दौरान में, ठीक है, he wrote in the duration of 1866 to 1900s. इस ड्यूरेशन के बीच उन्होंने लिखा. इस ड्यूरेशन में जितने भी नॉवेल्स आती थी, कहानियां आती थी, स्टोरीज आती थी, या तो वो रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड होती थी या फिर वो कुछ रोमांस नॉवेल्स होती थी. तो बेसिकली जो उस टाइम के राइटर्स थे, they were focused on the things that you can say the consumer or the
रीडर्स वांटेड टू नो, ठीक है, जो रीडर्स का वहां पर शौक चलन चल गया था एक की रोमांस नॉवेल्स पढ़नी है या फिर रियलिस्टिक उन्हें किताबें पढ़नी है जो साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हैं. सो दीज वर द ओनली सेक्शंस दैट वर अवेलेबल फॉर बुक्स. एंड उस ड्यूरेशन H.G. वेल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर फिक्शनल साइंटिफिक फिक्शनल स्टोरीज लिखना शुरू किया. साइंटिफिक फिक्शनल स्टोरी मतलब ऐसी स्टोरी जिसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होता है लेकिन उसे अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. लाइक इन द राइट नाउ वर्ल्ड यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट साइंटिफिक लॉजिस्टिक दैट इज यूज्ड इन द नॉवेल और एनी बुक. ठीक है, तो ये सारी जो बुक्स हैं इसमें आपका इसमें आपका यहाँ पर जो H.G. वेल के जितने भी आप बुक्स पढ़ेंगे, if you look at the basic writing of the popular writing of H.G. वेल्स, तो उसमें एक फिक्शनल जो कैरेक्टर है उनका, दैट इज द टाइम ट्रैवलर. ठीक है, एलियन इन्वेंशन, इनविजिबिलिटी. आपने एक नॉवल का नाम सुना ही होगा, द इनविजिबल मैन. अगर CBSE का सिलेबस किसी ने पढ़ा है तो दे नो कि 11th-12th में ये नॉवल आपको पढ़नी है, द इनविजिबल मैन. ये H.G. वेल्स के लिखी गई ओरिजिनल किताब है. ठीक है, जिसमें एक साइंटिस्ट खुद को इनविजिबल कर लेता है. ठीक है, कुछ यू कैन से कुछ मटेरियलिस्टिक उसने केमिकल रिएक्शंस करके उसने खुद को यहाँ पर इनविजिबल कर लिया. तो ये उनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी यंग जनरेशन के साथ. ठीक है, जो टीनेजर्स थे, जो बच्चे थे, उनके साथ ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी. एंड H.G. वेल्स को अगर कोई पूछे तो H.G. वेल्स को एक्चुअल में फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है. साइंस फिक्शन के जो नॉवेल्स हैं उन्हें एज अ फादर कहा जाता है क्योंकि उन्हीं से यहाँ पर साइंस फिक्शन की स्टार्टिंग हुई थी. या फिर आप कह सकते हैं कि अगर उनसे पहले किसी ने लिखा होगा तो वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ होगा, लेकिन H.G. वेल्स की जो साइंटिफिक फिक्शंस थे वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे. इनफैक्ट इवन नाउ डेज उनकी जो नॉवेल्स है अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. ठीक है, ऑलराइट. सो ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन था आपके राइटर के बारे में. इफ यू वांट मोर राइटिंग्स, आप उनके राइटिंग्स अगर पढ़ना चाहें तो आप और भी द इनविजिबल मैन सबने पढ़ी होगी जिसने भी यहाँ पर CBSE किया है. और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो द वॉर इन द एयर, ठीक है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द आइलैंड ऑफ द डॉक्टर मेरू, द टाइम मशीन, यू कैन रीड द टाइम मशीन, इज वेरी गुड नॉवल. उसको वोटेड किया गया था. ये सारे नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे नॉवेल्स आप उनके H.G. वेल्स के बहुत ही अच्छे थे. स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये उनकी एक स्टोरी है, द कंट्री ऑफ ब्लाइंड. ठीक है, ये उनकी एक ओरिजिनल स्टोरी है. ठीक है, ओरिजिनल वर्जन उन्होंने खुद लिखा है H.G. वेल्स में. इनके अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप सिर्फ अगर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड खोजेंगे तो आपको शायद कोई और स्टोरी दिख जाए जो कि H.G. वेल्स की नहीं हो. मतलब उनकी स्टोरी से इंस्पायर करके कुछ और एंडिंग लिखी गई है, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इन स्टोरीज को, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी जो है वो H.G. वेल्स ने लिखी थी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन जिसका नाम है न्यूनिस. न्यूनिस उसका नाम है. लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आपको स्पेलिंग में कोई डाउट ना हो. न्यूनिस उस पर्सन का नाम है जिसके अराउंड ये स्टोरी फॉर्म की गई है. ठीक है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एक ऐसी जगह का नाम रखा गया है. ये फिक्शनल एरियाज हैं, यहाँ पे जितने भी नाम हैं ये फिक्शनल है. ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे फिक्शनल हैं, लेकिन कुछ जो नाम है वो बहुत सारे फिक्शनल हैं. कुछ नाम इन्होंने एरिया ले लिया है ताकि ये बता सके कि एक्चुअल में इस तरह का हो रहा है. तो कुछ ओरिजिनल हैं और कुछ फिक्शनल नाम है यहाँ पर जगह के. तो जगह के नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो ओरिजिनल होंगे वो मैं बता दूंगी. ठीक है, और अगर नहीं भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बच्चे, मॉडर्न नॉवेल्स आर डिफरेंट थिंग. मॉडर्न नॉवेल्स मतलब जो नए जमाने की कहानियां लिख रहे थे. ठीक है, H.G. वेल्स वाज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, यानी कि साइंस से रिलेटेड जो फिक्शनल स्टोरी, जैसे आपने एवेंजर्स जो देखी है. ठीक है, मार्वल्स की जितनी भी यहाँ पर मूवीज हैं ये सारी साइंटिफिक फिक्शनल है.
क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये फिक्शन में है, ये आपके सपनों जैसा है, ठीक है। तो उसी लिए इस तरह की कहानियां H.G. वेल्स ने लिखना शुरू किया था। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन ओनली, नॉट नॉवेल्स, नॉट मॉडर्न नॉवेल्स, ही इज ओनली नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है। रामा कोई क्वेश्चन है बच्चे? यस दीपक। मोहिन नाम क्या? किसका? मोहिन है, मोहिन नाम। आई डोंट मतलब मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं। आप ओके चार्ट पर देख सकते हैं अपना क्वेश्चन? ओके ठीक है। ऑलराइट, यस। तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर H.G. वेल्स जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है। साइंटिफिक फिक्शन यानी कि उन फिक्शंस में, फिक्शन स्टोरीज ऐसी होती हैं जो, हाँ मूवीज जैसा होता है, नॉवल डिफरेंट होती है, मूवीज अलग होती है। मूवीज आप देखते हैं, नॉवल आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक फिक्शन यानी कि no, it is not the same, stories are same, fiction फिक्शन और नॉवल जो होता है, फिक्शन आपका यहाँ पर फिक्शन मतलब जो चीजें आप इमेजिन करते हैं सिर्फ, जो एक्चुअल लाइफ में नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे आयरन मैन हो गया, या फिर आपका क्या नाम है उसका, व्हाटएवर, दैट टाइप ऑफ मूवीज जो हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन्हें हम फिक्शन कहते हैं, ठीक है। जो स्टोरीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मान लीजिए कि अगर आप, जैसे आपकी बहुत सारी मूवीज ऐसे हैं, जैसे धोनी पे, MS धोनी पे जो मूवी बनी है वो फिक्शनल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल मूवी है, किसी के एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। एक एक्चुअल पर्सन है जिसकी लाइफ से रिलेटेड वो मूवी बनाई गई है, दैट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री, और यू कैन से ऑटोबायोग्राफी मूवी टाइप, ठीक है। लेकिन फिक्शन का मतलब होता है जो चीजें रियल लाइफ में नहीं होती हैं। एवरी फिल्म that is based on fictional things that are not realistic is a fictional movie, ठीक है। साइंटिफिक फिक्शन यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई साइंटिफिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें साइंस इन्वॉल्व है। जैसे 2012 एक मूवी आई थी जिसमें बताया गया था, 2012 में जब ये प्रेडिक्शन किया गया था कि 2012 में हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, तो उस तरह की जो स्टोरीज होती हैं वो फिक्शनल होती हैं, जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये साइंस से रिलेटेड है, हमारा अर्थ जो खत्म हो रहा है ये साइंस से रिलेटेड है, इसीलिए ये साइंटिफिक फिक्शन कहलाते हैं। फिक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, फिक्शन इज अ जीनर, ठीक है। किस टाइप की मूवी है वो फिक्शन में आती है, साइंटिफिक फिक्शन में आती है। लेकिन जो नॉवल है वो बुक्स होती हैं, ठीक है, वो किताबें होती हैं, वो स्टोरीज होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो नॉवल आपकी बुक है, फिक्शन आपका जीनर है, टाइप है, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया? और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो ये एक साइंटिफिक फिक्शन स्टोरी है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो साइंस या रियल ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली एज आई वाज टेलिंग कि ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे आर्टिफिशियल, मतलब ये एक फिक्शनल एरिया से बिलोंग करती है, एक ऐसी जगह जो 3 तरफ से, ठीक है, वो पहाड़ों से ढकी हुई है, ठीक है, और एक बहुत ही घने, एक तरफ से बहुत ही घना जंगल है, ठीक है। और वो इस ऐसे एरिया में है जहां आप बहुत दूर से देख ही नहीं सकते कि वहां सिविलाइजेशन है, वहां लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे पहाड़ चढ़ के इस तरफ पार में आते हैं तब जाके आप समझ पाएंगे, तब जाके आप देख पाएंगे। जब आप पूरा रास्ता पार कर जाएंगे उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन है, यहाँ लोग रह रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है ये बाकी के वर्ल्ड, ये बाकी की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये स्टोरी है दैट इज अराउंड दिस, ये 2 चीजों पे डिपेंड है। एक, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, मतलब वो कंट्री, वो
वो रीजन जहां पर ये लोग रहते हैं, और वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जाता है, जो न्यूनिस है, वो गलती से वहां पर या किसी भी वजह से वहां पर पहुंच जाता है, और उसके बाद जो होता है उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। ठीक है, ऑल राइट, यस, व्हाट आर द क्वेश्चंस डू वी हैव? फिक्शन आपका टाइप ऑफ स्टोरी होता है, नॉवल आपकी किताबें होती हैं। ठीक है, नॉवल का मतलब कि जो बहुत, जैसे आपने द पोस्ट मास्टर पढ़ी, वो नॉवल नहीं है, वो शॉर्ट स्टोरी है, वो स्टोरी है जो एक छोटी सी कहानी है, जिसका एंडिंग पूरा तरह से नहीं बताया गया है, या जिसका बिगिनिंग पूरी तरह से नहीं बताया गया है, दैट इज जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी। नॉवल होता है जहां पर आप पूरी स्टोरी जो है, यस इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, फिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। किस तरह की वो स्टोरी है, जैसे आप जो मूवी होता है, जब आप उसकी रेटिंग्स देखते होंगे वेबसाइट्स पर, तो वहां पर लिखाता है कि किस टाइप की मूवी है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, या फिर फिक्शन स्टोरी है। ठीक है, हॉरर मूवी है, तो वो टाइप होता है। ठीक है, फिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। नॉवल का मतलब होता है वो पूरी किताब। ठीक है, वो पूरी किताब जो उस स्टोरी के बेस्ड लिखी गई है। नॉवल और स्टोरी में डिफरेंस ये होता है कि नॉवल का जो एंडिंग होता है या स्टार्टिंग होता है, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है पूरे नॉवल में। ठीक है, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनली स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, ये पूरी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। स्टोरीज में कई बार क्या होता है कि आपका एंडिंग और स्टार्टिंग आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। ठीक है, नाउ अगर ये समझ में आ गया हो तो चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। नो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री बच्चे, नॉवल इज अ बुक। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्री इज अ डिफरेंट थिंग। डॉक्यूमेंट्री इज व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स इन रियलिस्टिक थिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है जब आप किसी एक्चुअल चीज पे कोई मूवीज बनाते हैं या कोई किताब लिखते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया है, इसके ऊपर अगर कोई मूवी बनेगी कि वहां पर क्या क्या चीजें हुई थी, या फिर एक्चुअल रियलाइजेशन, अगर वहां पर कोई रहकर अपने डायरी बना रहा है कि एवरी डे वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब है कि जो एक्चुअल में हुआ था उसे आप लिख रहे हैं या उसे आप दिखा रहे हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। डॉक्यूमेंट्रीज में आपको स्टोरीज नहीं सुनाई जाती हैं, आपको एक्चुअल रियलिस्टिक डाटा बताया जाता है कि उस दौरान क्या चीजें हुई थी, इस चीज में क्या प्रोसीजर होता है। डॉक्यूमेंट्री, नो इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री बच्चे। आज तुम लोग पूरा क्लास ना बर्बाद ही कर दो इसी चीज में, मतलब इतना सा तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है चीज कि डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है जब रियल लाइफ में जो सिनेरियो हो रहा है उसको आप डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी कि डे बाय डे आप लिख रहे हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इस तरह प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट एनिमल्स गेटिंग हार्म्ड ड्यू टू बिकॉज वी नीड मीट। ठीक है, नॉन सॉरी, यहाँ पर जो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए एनिमल्स को कितना हार्म किया जाता है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री। दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। आपको रियल वीडियोस दिखाए जाएंगे कि एनिमल फार्म्स में जो एनिमल्स है उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे स्लॉटर किया जाता है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री है। बायोग्राफी होती है जब आप रियल लाइफ स्टोरी किसी इंसान के ऊपर लिखते हैं या मूवीज दिखाते हैं, दैट इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब आप खुद से अपनी स्टोरी बताते हैं। ओ माय गॉड, ओके, अगर अभी भी किसी को डाउट हो रहा है, गो हेड एंड सर्च इट, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, यस, तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ओरिजिनली स्टार्ट हो रहा है अबाउट डिस्क्राइबिंग द प्लेस, वो जो जगह थी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको जो भी पहले ही बता दिया है, जो भी प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं वो फिक्शनल भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। डू नॉट गो हेड एंड सर्च कि मैम ये कहाँ है, मैम ये जगह कहाँ है, मैम ये जगह कहाँ है, ये मत पूछना मेरे से, प्लीज मत पूछना। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं आएंगे कि कॉप्टोपाजी कहाँ पर है, ये बताइए। ठीक है, ज्योग्राफी का ये क्लास नहीं है, ये लिटरेचर की क्लास है, तो फालतू के सवाल मत पूछिएगा मेरे से।
ठीक है, जितना लिखा हुआ है उतना समझ में आ जाएगा, तो आप नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट हियर। 300 miles and more from Kimborzora, 100 from the snow of Cotopaxi in the wildest west of Ecuador's Andes. There lies the mysterious mountain valley, cut off from all the world of men, the country of blind. यहाँ पर आपको लोकेशन दिया गया है। इफ यू वांट, अगर आपको जानना है कि इसमें से कौन सी लोकेशन सही है, ज्योग्राफी में पाई जाती है, आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है आपकी स्टोरी का कि ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर ये सारे मतलब 300 माइल्स, मतलब ये एक जगह है किम्बोजो, यहाँ पर एक 300 माइल्स अगर आप आगे जाएंगे इससे ज्यादा, ठीक है, स्नोज ऑफ कैपेसिम, मतलब यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वहां पर स्नोफॉल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन का एल्टीट्यूड ऊपर होता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वहां पर स्नो होती है, इसीलिए स्नो ऑफ कैपिटसी लिखा गया है। वाइल्डेस्ट वेस्ट ऑफ इक्वेडोर्स एंडीज, एंडीज जो जगह है उसके वाइल्डेस्ट वेस्ट मतलब ऐसी जगह जहां पर बाकी दुनिया का कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, मतलब बाकी का जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए वाइल्डेस्ट वेस्ट लिखा गया है, ठीक है। लाइज द मिस्टीरियस माउंटेन वैली, मिस्टीरियस माउंटेन वैली, माउंटेन वैली क्या होता है, दो माउंटेन्स या तीन माउंटेन्स, कितने भी माउंटेन्स है और उससे घिरा हुआ कोई अगर जगह होता है, मान लीजिए 3-4 माउंटेन है, इस तरफ से भी 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 माउंटेन है, बीच का जो एरिया है वो प्लेन है थोड़ा सा कंपेरेटिव टू दी अदर एरियाज, वहां पर पहाड़ नहीं है, उसे वैली बोलेंगे, ठीक है। आसपास माउंटेन्स हैं और उसके बीच में एक जगह खाली है, तो वहां पर आप वैली बोलेंगे उस जगह को, ठीक है। तो मिस्टीरियस माउंटेन वैली है यहाँ पर एक, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द मैन, मतलब बाकी की दुनिया से जो है वो अलग है, वो उसका कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई वहां पर आता जाता नहीं है, वो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अलग ही वहां पे उन्होंने बना रखी है, ठीक है। कट ऑफ का मतलब होता है कि जहां पर कोई नहीं जाता है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ जहां पर अभी भी लोग जो है नहीं जाते हैं, तो उन्हें हम ऐसे एरियाज कहते हैं जो कि बाकी वर्ल्ड से कट ऑफ हो रखे हैं, तो ये जगह जो है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड उसी जगह में से एक है। Long years ago, the valley lay so far open the world that men might come at the last through frightful gorges and over an icy pass into its mysterious, मतलब जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो, ठीक है, जो कि कुछ छुपा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में पूरी डाटा आपके पास नहीं है, वो मिस्टीरियस है, ठीक है। मिस्टीरियस पर्सन का मतलब वो पर्सन जो है आपको अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, तो वो मिस्टीरियस पर्सन है। मिस्टीरियस माउंटेन वैली मतलब उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, ठीक है। यस संदीप। मैम बाय मिस्टेक हो गया था। All right, so as we were aware, yes, long years ago that valley lay so far open to the world that men might come at last through frightful gorges and over an icy pass into its equal meadows, and thither indeed men came, a family or so of Peruvian half-bred fleeing from the lust and tyranny of an evil Spanish ruler. यहाँ पर बताया गया है कि बहुत साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले, मतलब एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया गया, बस बहुत साल पहले आपको पता है कि ये जो वैली हुआ करता था यहाँ पर ये ओपन हुआ करता था, यानी कि दुनिया का कोई भी आदमी वहां पर आ जा सकता था, वहां पर वो ओपन था, ठीक है, वहां पर लोग आते होंगे और आए भी हैं। कौन आए वहां पर? वहां पर फ्राइटफुल जॉर्जेस, जॉर्जेस का मतलब होता है क्लिफ, ठीक है, जो खाई, यस खाई, आपका जो हिल्स होता है कई बार ऐसा होता है कि वो इस तरह स्लोप में नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का जो स्लोप होता है ये नॉर्मल शेप होता है आपके हिल का, माउंटेन का, जब इस तरह का नहीं होता है, जैसे यहाँ पर से ऊपर जा रहा है और ऐसे जाते जाते इस तरह नीचे गिर जा रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह के शेप में नहीं आ रहा है या फिर एकदम से ऐसे नीचे गिर जा रहा है, तो उसे खाई बोलते हैं। तो खाई को यहाँ पर जॉर्जेस लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह के एरिया वहां पर पाए जाते थे जहां पर हमारा
ये माउंटेन ऑफ द कंट्री ऑफ ब्लाइंड था, ठीक है। तो वहां पर खाई था बहुत सारा, ठीक है, और उसके थ्रू आपको जाना होता था। आईसी पासेस मतलब क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही थी तो वहां पर बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा जमी हुई थी। मिडोज मतलब होता है ऐसे एरियाज जहां पर आप मतलब जहां पे घास उग सकती है, ठीक है। जैसे आपका प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, कई बार अगर प्लेग्राउंड को हम अच्छे से साफ सुथरा ना करें तो वहां पर बड़ी बड़ी घास उग जाती है, तो उन एरियाज को हम मिडोज कहते हैं, ठीक है। तो आईसी पास इनटू इट्स इक्वल मिडोज, मतलब इक्वल मिडोज मतलब जो आईसी जितने एरियाज वहां पर बर्फबारी से ढके हुए हैं उतने ही वहां पर ग्रीनरी भी है। ऐसा नहीं है कि बर्फ से ढके हुए हैं तो वहां पर ग्रीनरी नहीं है, दोनों ही एरिया वहां पर पाए जाते हैं। आइस से भी ढके हुए चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर, और जहां पर ग्रीनरी है वैसी जगह भी आपको मिल जाएगी। टीथर इंडीड मेंटम, टीथर मतलब देयर, ठीक है, टीथर मतलब देयर। राइट डाउन द मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, अभी से स्टार्टिंग से नोट बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। टिथर का मतलब देयर, ठीक है। इंडीड केम, मैन केम, यहाँ पर इतने खतरनाक खाई होने के बावजूद, स्नोफॉल होने के बावजूद लोग जो हैं आए थे। एक फैमिली या एक फैमिली के कुछ मेंबर्स या फिर कुछ लोग जो हैं एक फैमिली के, मतलब करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल आया था जिनमें से कुछ फैमिलीज था, ठीक है, जिनमें से कुछ फैमिलीज था जो कि पेरोवियन हाफ ब्रीड्स थे। पेरोवियन, पेरू नाम का एक जगह है स्पेन में, ठीक है। पेरू नाम का एक जगह है कि एक्चुअल लोकेशन है, ठीक है। पेरोवियन उन लोगों को कहते हैं जो वहां पर रहते हैं, या फिर उन चीजों को कहते हैं जो पेरू में पाए जाते हैं, ठीक है। हाफ ब्रीड का मतलब होता है जो कि एक मतलब मान लीजिए कि जो एक डिसेंडेंट से नहीं बिलोंग करते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है, जैसे रेसेस जो होते हैं अलग अलग, ठीक है। इंडीड मतलब वाकई आए थे, ठीक है, इंडीड मतलब वाकई आए भी थे कुछ लोग जो हैं वहां पर। हाफ ब्रीड का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पर दो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर मिलते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक जो है आपका एक अमेरिकन पर्सन है और एक इंडियन पर्सन है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो हाफ ब्रीड होंगे, क्योंकि एक अमेरिका से बिलोंग करता है एक पेरेंट, और एक पेरेंट इंडिया से बिलोंग करता है। तो इस तरह के जो अलग अलग कंट्री से या अलग अलग बैकग्राउंड से आए जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें हम हाफ ब्रीड कहते हैं, क्योंकि वो किसी एक फुल मतलब एक फुल यहाँ पर जो उनका डेस्टिनेशन होता है, बैकग्राउंड जो होता है उस फुल बैकग्राउंड से वो बिलोंग नहीं कर पाते हैं। उनको अमेरिकन रूल भी फॉलो करना होता है, या फिर अमेरिका से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम हाफ ब्रीड कहते हैं। तो इस तरह के हाफ ब्रीड यानी कि आधे वो पेरू से बिलोंग करने वाले थे, आधे शायद कहीं और किसी और जगह से होंगे। तो हाफ ब्रीड जो लोग थे वहां पर वो भाग गए थे, कहाँ से भाग गए थे? इविल स्पेनिश रूलर, स्पेनिश पे यानी कि स्पेन में उस टाइम जो रूल कर रहा था वो रूलर जो था वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही इविल था, बहुत ही अच्छा रूलर नहीं था, ठीक है। वो लोग लस्ट और ट्रिनिटी का मतलब होता है जो कि जिसको लालच होता है, ठीक है, बहुत सारे चीजों का लालच होता है। उसने शायद यहाँ पर लोगों को बहुत परेशान कर रखा होगा, ठीक है, इसीलिए जो हाफ ब्रीड थे वहां से फ्ली कर गए, यानी कि भाग गए। फ्ली करना मतलब भाग जाना, जब इंसानों के लिए लिखा जाता है फ्ली का मतलब तो भाग जाना, ठीक है। तो हाफ ब्रीड जो पेरू के लोग थे वहां पर, वो लोग स्पिनिच, इवल स्पिनिच रूलर से, जो बुरे स्पिनिच रूलर था उससे वहां भाग के वो यहाँ पर इस कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के वैली जो है यहाँ पर आ गए थे। Then came the stupendous outbreak of Mindo Bamba when it was night in Kotu. For 17 days, the water was bowling at Yogochi and all fish floating, dying, even as far as Guayaquil, everywhere along the Pacific slope there. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जब वो लोग वहां पर आके रह गए, यहाँ पर आ गए वो लोग,
तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक ट्रिमेंडियस स्टुपेंडियस आउटब्रेक हुआ। स्टुपेंडियस का मतलब होता है जो, जब आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहते हो, जैसे किसी ने गाना गाया तो बहुत अच्छा गाना गाया, तो स्टुपेंडियस परफॉर्मेंस इस तरह बोल सकते हैं। स्टुपेंडियस आप तब वर्ड यूज करते हैं जब वो बहुत ज्यादा कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के आपको बोलना होता है, ठीक है। स्टुपेंडियस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है। क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक क्या क्या चीजों का हुआ, अननेचुरल चीजें, ठीक है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, वहां पर नेचुरल डिजास्टर अचानक से होने लगे। किस तरह, 17 दिन तक, ठीक है, 17 दिन तक वहां पर रात ही रही, सूरज उगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। 17 दिन तक इस एरिया में, ये जो वैली का एरिया है, यहाँ पर रात ही रही, सूरज नहीं उगा। पानी जो था वो पूरा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, मतलब खौलने के पॉइंट पर आ गया था, इतना गर्म था। और जितनी मछलियां थी उसमें, वो मर कर ऊपर फ्लोट होने लगी, क्योंकि डेड बॉडीज हमें पता है पानी में फ्लो करती हैं, ऊपर फ्लोट करती हैं, वो नीचे नहीं जाती हैं, ठीक है। तो जो भी फिश थी वो डेड होकर यहाँ पर फ्लोट करने लगी, ठीक है। बच्चे जगह का नाम बताया जा रहा है, ये सारी जगह का नाम है, ठीक है। ये जो मैं लिख देती हूँ, और पहले ही बताया, मुझसे मत पूछना कि ये सही जगह है या नहीं, मैं बता दूंगी जो सही जगह है, ठीक है। ये सारी ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये जगह के नाम बताए हैं। ये सारी जगह के नाम है, ठीक है। क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, ये सारी चीजें आप मत पूछेगा। यहाँ तक इसके अलावा जो जगह के नाम है, उसके अलावा कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, यहाँ तक मैंने अभी समझाया आपको। यहाँ पर सिर्फ बताया जाता है कि वहां पर कंट्री ऑफ द ब्लाइंड कहाँ पे था, ये लोकेशन बताई गई है यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद बताया जाए कि वहां पर ऐसा पहले से, शुरू से ऐसा नहीं था कि वो वहां पर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं था। शुरू में वो वर्ल्ड से कनेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसे वहां पर खतरनाक खाई से होके जाना पड़ रहा था, बहुत सारी खतरनाक खाई थी वहां पर। और उसके बाद फिर कहीं कहीं बर्फबारी हो रही थी, फिर उसके बाद कहीं कहीं वहां पर ग्रीन पैचेस भी थे। फ्लोटिंग डाइन मतलब मर गए हैं और उनकी डेड बॉडी ऊपर फ्लोट कर रही है, ऊपर सतह पर आ गई है। बच्चे तो आपको नाम याद करने कहा किसे है, ठीक है। आपको कोई नहीं कह रहा है ये सारे नाम आप याद करें, ठीक है। आप एक जगह नोट्स खाली बना के रख लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सारे नाम। यस, इट इज अ फिक्शनल स्टोरी, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है ये सारे नाम, आपको बस बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत कुछ है, वो क्यों ऐसा कोई टीचर करेगा कि आपको बस यहाँ पर जगह का नाम पूछेगा जो पता है कि इतने हार्ड हार्ड है, ठीक है। आप बस नोट्स बना के रखिए, ताकि जो स्टोरीज का मैं मतलब समझा रही हूँ वो आपको मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी आज के आज, और इसका आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को एंड कर देती हूँ, जहाँ पर ये लाइन एंड हो रही है। यस, यहाँ पर एंड कर देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, बीच में अटक के रह जाएंगे नहीं तो आप फिर। यस, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि वहां पर जो वाटर था वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया। जो मछलियां थी वो गर्म वाटर की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से मर गई, और मर के उनकी डेड बॉडीज जो है वो फ्लोट करने लगी, ठीक है। एवरीवेयर अलोंग द पैसिफिक स्लोप्स देयर वर लैंड स्लिप्स एंड स्विफ्ट थ्रस्टिंग एंड सडन फ्लड्स, यानी कि लैंड स्लिप अचानक से, जो पूरा पैसिफिक स्लोप था, ठीक है, यानी कि पैसिफिक एरिया से जो सटा हुआ वो जो पूरा एरिया था, वो वहां पर बहुत सारे लैंड स्लिप्स होने लगे। लैंड स्लिप यानी कि अचानक से जब आपकी जो लैंड है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, गिर जाती है, तो उसे लैंड स्लिप कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो रहा था वहां पर, स्विफ्ट थॉर्निंग हो रहा था। थॉर्निंग का मतलब क्या होता है, फ्लड्स भी आने लगे अचानक से। वहां पर जो पानी था, पैसिफिक का जो पानी था, वो पूरी तरह वहां पर भर गया, लैंड स्लिप्स हो रहे थे, थॉर्निंग हो रही थी।
थॉनिंग का मतलब होता है आपका जो आइस बनता है, ठीक है, हर जगह वहां पर फ्रोज हो जाए कोई चीज, ठीक है, मतलब अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, किसी जगह बहुत ज्यादा घट रहा था, मतलब एक तरफ जो पानी है वो पूरा बॉयल हो रहा है और एक तरफ यहाँ पर लैंड में स्नो जम रहा है हर जगह। और उसके बाद कुछ लैंड जो है यहाँ पर जो ग्रीन मेडोज थे वो पूरी तरह अंदर धंस गए क्योंकि लैंड स्लिप हो रहा है, और सडनली जो पानी था वहां पर जो बॉयल हो रहा था पैसिफिक में, वो यहाँ पर पूरा फ्लड की तरफ आगे फ्लड कर गया, मतलब यहाँ पर पूरा बाढ़ आ गई। एंड वन होल साइड ऑफ द ओल्ड एरियो का क्रस्ट slipped in, one came in down in thunder and cut off the country of the blind forever from the exploring feet of man। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफ पूरा वो जो पूरा एक एरिया था, ठीक है, एरो का जो एक एरिया है पूरा, उसका जो पुराना साइड था, ठीक है, उसका जो पुराना साइड था वो पूरा का पूरा एक जमीन के अंदर धंस गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और उसको पूरा क्या किया, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड वाला जो वैली था उसको पूरे जगह से वो कवर कर दिया, इतने सारे पत्थर वगैरह, इतने सारे मतलब लैंडस्केप्स हो गए, वो बहुत ही मतलब पूरा अलग काट दिया उसको इस तरह का। वो मतलब जो आप सड़क देख पा रहे हो ना कहीं पर, तो वो सड़क कहीं पर आपको पता नहीं चलेगी, वो पूरा पत्थर पहाड़ जैसा एरिया बन गया। और जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है उसको बाकी की जो वर्ल्ड है उससे कट ऑफ कर दिया, उससे अलग कर दिया, ठीक है। मतलब अब जो है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में कोई भी एक्सप्लोरिंग फीट ऑफ मैन का मतलब वो लोग जो कभी दूर तक चलते फिरते खोजबीन करते करते यहाँ पर आ जाए, उनसे अब कंट्री ऑफ द ब्लाइंड अब उन लोगों से भी खोजी नहीं जाएगी। जो नहीं खोजना चाह रहे हैं वो तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अर्थक्विक से अलग है बच्चे। अर्थक्विक का मतलब होता है जब आपकी धरती हिलती है सिर्फ, ठीक है, जब सिर्फ यहाँ पर कंपन हो रही हो उसको अर्थक्विक कहते हैं। लैंड स्लिप का मतलब होता है जब पूरी की पूरी लैंड जो होती है वो अंदर धंस जाती है। थॉर्निंग का मतलब होता है जहां अचानक से वहां पर बर्फ जम जाना है, या फिर पूरा का पूरा मतलब मान लो एक पत्थर है तो वो पूरा पत्थर कवर हो गया है बर्फ से, तो उस चीज को, उस प्रोसीजर को थॉर्निंग बोलते हैं। तो अचानक से कहीं कहीं वहां पर बर्फ जमने लगी और सडनली यहाँ पर पूरा बाढ़ भी आ गया, और एक तरफ का जो पूरा साइड था एरियोका का वो पूरा जमीन में चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और उसको वो क्या किया फिर, उसको बाकी की जो वर्ल्ड है उसको कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से पूरा का पूरा अलग कर दिया। अब कोई वहां पर अचानक मतलब कोई बिना गलती से वहां पर नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर कोई वहां पर गुम भी हो जाए तो भी वो कभी कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में नहीं जा पाएगा। ऑल राइट, ओके। तो ये बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं कि कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरह वो बाकी वर्ल्ड से अलग हो गई। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है। दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं होगा, ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 11 पेजेस आपको दिख रहे होंगे। 11 पेजेस बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको एक्सप्लेन करते करते टाइम लग जाएगा। लैंडस्लाइड्स, यस, लैंडस्लाइड्स एंड लैंडस्लिप्स आर द सिमिलर थिंग, ठीक है। मतलब जो अर्थ है, ठीक है, वो अचानक से पूरा गिर गया है। इसमें अगर कोई डाउट होगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड, जगह का नाम नहीं, कोई स्पेसिफिक वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया होगा उसका मीनिंग आप खुद से देख ले सकते हैं। यह संकेत मीडोज मीन्स मैम। मीडोज, मीडोज का मतलब होता है जहाँ पर ग्रीन पैचेस होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर घास उग सकती है या घास उगी हुई हो, ठीक है, वो मीडोज। और मैम मैम हाँ, जॉर्ज मीन्स मैम, मैम जॉर्ज, जॉर्ज। हाँ हाँ, जॉर्ज मतलब खाई, ठीक है, ऐसे पहाड़ जो एकदम खाई में जाके गिर रहे हैं। और मैम थाविंग्स, मैम मैम थाविंग्स। थॉइंग्स मतलब होता है बर्फ जम जाना अचानक से। ठीक है मैम। ओके, यस, एनी अदर वर्ड, इन तीनों वर्ड्स में से कोई और ऐसा है वर्ड है जो आप दोनों पूछना चाह रहे हैं, विवेक एंड संजीत? लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर दूंगी।
एंड वन मोर थिंग, ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसका आप प्रिंट आउट निकाल के रख लो अपने पास, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो जो प्रिंट आउट आपके पास रहेगा ना, आप उसी में यहाँ पर करेक्शन कर पाओगे, जो जो चीजें मैं बताऊंगी आप अपना खुद का नोट्स उससे बना पाओगे। यस विवेक। सॉरी, टिथर, टिथर मतलब देर, टिथर मतलब देर। एनी अदर क्वेश्चन संजीत? मैम यहाँ पर जो जगह का नाम इस्तेमाल किया गया मैम, वो तो रियल में है ना? सारे नहीं है, कुछ कुछ हैं, जैसे पेरू है, स्पेन है, कुछ कुछ हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। बहुत सारे उन्होंने इमेजिनेशन यूज करके अपना जगह का नाम बना दिया है। ओके मैम, हमको लगा कि यदि जगह का नाम सही है तो हो सकता है स्टोरी भी कहीं ना सही हो। नहीं नहीं, दिस इज फिक्शनल स्टोरी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल राइट, यस विवेक, एनी मोर क्वेश्चन? ऑल राइट, सो इफ यू हैव नो फर्दर डाउट्स, आप लोग को ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। आप प्रिंट आउट निकाले तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, आप फोन में ही पढ़ना आराम से, लेकिन निकाल लोगे तो आपको मार्क करने में वहां पर आसानी होगी। ठीक है, जो जो वर्ड्स का वहां पर आप वहां पर वर्ड मीनिंग जो है उसके साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड एंड दिस सेशन हियर। जो भी डाउट हो रहा है वो नोट डाउन करके रखिएगा लाइन बाय लाइन। जैसे कोई वर्ड का मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो सारे लाइन बाय लाइन आप मेरे से पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। एंड ट्राई टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, ऑल राइट।